अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। मेरे साथ हैं हसनैन लियाकत, मेरे साथ हैं गजल अशरफ। एक नई सुबह, एक नए जज्बे, नई सोच और नए वलवले के साथ आपको कहते हैं खुश आमदीद और उम्मीद करते हैं आप सब खैर आफियत से होंगे। लेकिन हमारे पड़ोस में कोई खैरियत मुझे नजर नहीं आ रही। और वो इतने घबरा गए हैं कि उन्होंने चैनल्स ही ब्लॉक कर दिए हैं। एग्जैक्टली और आपको बताते चले कि जिस तरह गजल आपको कह रही हैं कि भारत में पाकिस्तानी चैनल्स को ब्लॉक कर दिया गया है, तो एबीएन न्यूज को भी भारत में ब्लॉक कर दिया गया है। एबीएन न्यूज का जो यूट्यूब चैनल है जो भारत में ब्रॉडकास्ट कर रहा था उसको ब्लॉक किया गया। इसके अलावा पाकिस्तान के 16 बड़े ऐसे चैनल्स हैं जिनको ब्लॉक किया गया। मेजर मीडिया आउटलेट्स हैं। एग्जैक्टली और गजल ये सवाल पैदा होता है कि क्यों ब्लॉक किया गया। दैट इज अ बिग क्वेश्चन। आप पहले थोड़ा सियासी हवाले से एक्सप्लेन करें, फिर मैं आपको क्रिकेट के हवाले से भी बात करूंगा कि उन्होंने हमें क्यों ब्लॉक किया है। ब्लॉक करने की मेन वजह तो यही है क्योंकि हाल ही में बड़े बड़े मीडिया चैनल्स ने, जिनमें से एबीएन भी एक चैनल है, ऐसे प्रोग्राम्स किए, ऐसी सच्चाई सामने लेकर आया जिसमें बताया गया कि क्या कुछ भारत कर रहा है, क्यों कर रहा है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए किस तरह से पाकिस्तान को दबा रहा है, इन्वॉल्व कर रहा है। हमेशा से भारत ने पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया और सच्चाई सामने लेकर आए ये तमाम न्यूज़ चैनल्स। और उसके बाद हुआ ये कि भारत जो है वो घबरा गया, आप ये कहें कि शर्मा गया, डर गया, और डरने के बाद उन्होंने मीडिया चैनल्स को ब्लॉक कर दिया है। एबीएन न्यूज़ को भी ब्लॉक कर दिया है और साथ ही साथ एबीएन न्यूज़ ने, आपको पता है कि हाल ही में कुछ ऐसे प्रोग्राम्स किए जिसमें सच्चाई बताई, लेकिन मोदी हुकूमत जो है, मोदी सरकार, वो सिर्फ और सिर्फ एक साइड की सुनना चाहते थे और एक साइड की सुनने के बाद उन्होंने चैनल्स पर पाबंदी लगा दी और बाकायदे तौर पर ईमेल के जरिए ये मैसेज दिया गया कि आपके यूट्यूब चैनल की तरफ से कुछ ऐसी सिक्योरिटी इश्यूज हैं या फिर कुछ अलर्ट सामने आए हैं, इस वजह से भारत में आपके चैनल्स को ब्लॉक कर दिया जाता है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि कुछ इंडिविजुअल जो कंटेंट क्रिएटर हैं उनके भी चैनल्स ब्लॉक किए हैं। बिल्कुल ऐसी है। एबीएन न्यूज को क्यों बंद किया गया, उसकी वजह ये है कि हम हक व सच के ऊपर बात करते हैं। पहले दिन से हमारे बहुत सारे प्रोग्राम है और स्पेशली अगर मैं डॉक्टर अब्दुल बासित साहब की बात करूं जो कि भारत में सफीर भी रहे हैं और वो खटकते हैं दिल यज़दा में कांटे की तरह, उनकी वजह से भी हमारा चैनल बंद हुआ। उसके अलावा हमारा जो सियासी कंटेंट है उसकी वजह से एबीएन न्यूज़ बंद हुआ। और फिर अगर क्रिकेट की बात की जाए तो हम जब भी आईपीएल की बात करते हैं हम वहाँ पे फिक्सिंग की बात करते हैं, जो अंडरवर्ल्ड माफिया है उसकी बात करते हैं, और इस वजह से भी हमारे चैनल को ब्लॉक किया गया क्योंकि हम उनको हकीकत दिखा रहे थे। और जब भारतीय हकीकत देखते हैं तो उनको वो हजम नहीं होती, भारतीय गवर्नमेंट को हजम नहीं होती, और इस तरह से पाकिस्तान के 16 और चैनल्स को भी बंद किया गया। एंड दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और कहा जाता है कि ये नेगेटिविटी स्प्रेड करते हैं और भारत से रिलेटेड इस तरह की खबरें चलाते हैं। लेकिन वही बात एक बार फिर से मैं दोहराऊंगी कि मोदी हुकूमत सिर्फ एक साइड का सच सुनना चाहती है, लोगों को एक साइड का सच दिखाना चाहती है। लेकिन उन्होंने इस तरह करके, मतलब वो क्या कर लेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। जो सच्चाई आप उसको तो नहीं खत्म कर सकते। सोशल मीडिया को आप देख लें, वहां पर आपके हवाले से इंटरनेशनल मीडिया पर जिस तरह से आपने एक स्ट्रॉन्ग बयानिया बनाने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इससे फर्क कुछ भी नहीं पड़ेगा, ना ही एबीएन न्यूज़ को, ना ही दूसरे मीडिया आउटलेट्स को। बिल्कुल ऐसे ही है। और सूरज के आगे आप उंगली अगर रखेंगे तो सूरज नहीं छुपेगा, और ये ऐसे ही होता है। भारतीय हुकूमत जो कुछ कर रही है वो अपनी आवाम को तो शायद सच से दूर रखे, लेकिन पूरी दुनिया की और भी 6 अरब आबादी है भारत के अलावा, वो सच बोलते रहेंगे, वो सच सुनते रहेंगे। और इसके अलावा अगर इंटरनेशनल मीडिया की भी बात की जाए तो वो भी भारत की कोई ज़्यादा तारीफ करते हुए हमें नजर नहीं आ रहा। और ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है इसके हवाले से बीबीसी बात कर चुका है, दुनिया के और बड़े जरीदे बात कर चुके हैं, और ये बातें जारी रहेंगी। एग्जैक्टली इस वक्त स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि जो ईमेल हमें मौसूल हुई है एबीएन न्यूज़ कॉम की सोच को, जिसमें ये वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि आपके चैनल्स की तरफ से ऐसा मवाद शेयर किया जाता है जो नेगेटिविटी फैलाता है। इसके साथ दीगर आउटलेट्स आप देख सकते हैं इस वक्त स्क्रीन पर चल रहे हैं, जिनमें मेजर मीडिया चैनल्स हैं, इंडिविजुअल क्रिएटर्स हैं, जिसमें ब्लॉक कर दिया है तमाम न्यूज़ चैनल्स को। एक बार फिर से मैं आपको कहूंगी कि ये सिर्फ बौखलाहट है, ये सिर्फ पैनिक है, ये सिर्फ डर है जो आप दिखा रहे हैं ऐसे हरकतें। बिल्कुल गजल ऐसी है। आप उम्मीद करते हैं कि भारत इसके ऊपर कुछ ना कुछ नजरसानी तो ना भी करे, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो पाबंदियां लगेगा, उनको फर्क नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, अगली स्टोरी भी भारत से ही है और बड़ी अच्छी स्टोरी है। वो क्या कहते होते हैं कि वहां पे जिस तरह मैं आपको अक्सर कहता होता हूँ कि परिंदा भी कुछ अगर उसके साथ ऊपर नीचे हो जाए ना तो वो इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लगाते हैं। लेकिन इस दफा तो उन्होंने हदें पार कर दी, लाहौर से उड़ा नहीं लेकिन भारत पहुंच गया। जी हाँ, पीआईए का एक नन्ना मुन्ना प्लास्टिक बैलून, मतलब कि प्लास्टिक का गुब्बारा राजस्थान के खेत में जा उतरा। लेकिन बैलून पर एक चीज लिखी थी बड़ी इंटरेस्टिंग, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, यानी कि पीआईए लिख दिया गया था। और गांव वालों ने स्पेशली पुलिस को बुलाया, पुलिस पहुंची, बैलून को उन्होंने घूरा और फिर वो खुद भी पहले कंफ्यूज हुए, लेकिन बाद में जब उनकी कंफ्यूजन थोड़ी सी दूर रही तो उनको पता चला कि ना पायलट था,
ना टायर थे, सिर्फ हवाओं का खिलाड़ी बैलून था और उस गुब्बारे से भारतीय पुलिस मतलब ये वीडियो, बौखलाहट का शिकार हो गई। बिल्कुल आप ये वीडियो देखें कि कितने वो परेशान हाल खड़े हैं, कितने डर गए हैं, एकदम से पुलिस को बुला लिया। मतलब छोटी सी चीज भी हमारी एग्जैक्टली मीडिया ने पहुंचाया और हमारी छोटी सी चीज को मतलब छोटी सी चीज हमारी कितना उनके लिए डर पैदा कर देती है। एक सिर्फ बैलून है, अब भारतीय पुलिस इस बैलून की इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है कि जैसे कि कोई खुफिया मिशन पकड़ा गया हो। असल में ये मासूम सा जो बैलून है लाहौर आया, आसपास उड़ा, हवा के दोष पर सरहद पर पार निकल गया और मौजूदा जो कशीदा हालात हैं सबके कान खड़े हो गए इस बैलून को देखकर। लेकिन ये बैलून बेचारा सिर्फ फजाओं की सैर को निकला था, जो कि भारत के खेतों में जाकर पहुंचा और वहां के लोग घबरा गए हैं। बिल्कुल ऐसी है। वो क्या कहते होते हैं कि हमारा एक कबूतर हो या हमारा एक बैलून हो, वो भारत में खलबली मचा जाता है। तो जो एक्चुअल में जो हमने गोरी रखे हुए हैं, जो दूसरे मिसाइल रखे हुए हैं, अगर वो हमने छोड़ दिए तो फिर तो कोराम पैदा हो सकता है। फिर तो भारतीय इतने परेशान हो सकते हैं कि वो कहेंगे कि पाकिस्तान ने जुल्म कर दिया, बर्बरियत कर दी। सो अनफॉर्चुनेटली इस तरह की चीजें हमारे पड़ोस में हो रही हैं। आगे बढ़ते हैं एग्जैक्टली और आगे बढ़ने के बाद आपको मैं लिए चलूंगी। अब आपने बात की ना जिस तरह से बैलून की लाहौर से उड़ा था और फिर जिस तरह जाकर पहुंचा, तो लाहौर में आपको लिए चलती हूँ जहाँ पर एक बहुत ही अच्छा वो बैलून उड़ा रहे हैं। हाँ। और जो आप खबर बता रही है ना, हम अपने फासले कम करने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपनी कम्युनिकेशन कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही है और एक बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वज़ीर तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने 2 अहम मंसूबों का ऐलान किया है। पंजाब एयर के जरिए लेज पर हासिल किए गए तैयारे अंदरूने मुल्क परवाजें चलाएंगे। साथ ही लाहौर और रावलपिंडी के दरमियान पाकिस्तान की पहली बुलेट ट्रेन भी शुरू की जा रही है। और कभी आपने ऐसा सुना था कि एक बुलेट ट्रेन होगी जो कि बिटवीन लाहौर और रावलपिंडी होगी और जिसका सफर सिर्फ 2 घंटे से कुछ जायद वक्त में मुकम्मल हो जाएगा, यानी कि 2.25 घंटे आप कह लें। और अस्मा बुखारी ने कहा है कि पाकिस्तान एक पुरअमन और मजबूत मुल्क है जो हर चैलेंज का डट कर मुकाबला कर सकता है। बिल्कुल ऐसी है। जिस तरह गजल हम यहाँ से 2 घंटे में मरी जाते थे, अब 2 घंटे में हम लाहौर जाएंगे बुलेट ट्रेन के बाद। और अगर आप आज़मा बुखारी की बात करें तो उन्होंने कहा कि पंजाब एयर के जो अजरा हैं और लाहौर ता रावलपिंडी बुलेट ट्रेन मंसूबे का बाज़ाब्ता ऐलान भी उन्होंने कर दिया। उनका कहना था कि पंजाब एयर अंदरूनी मुल्क सफ़र को बहुत ही आसान बनाएगी, जबकि बुलेट ट्रेन से दोनों शहरों का सफ़र तेज़ तरीन हो जाएगा। आज़मा बुखारी ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, अमन पसंद कौम है और हर तरह के चैलेंज का मुकाबला करने की भरपूर सलाहियत रखती है। अब तैयार हो जाइए, मुझे इस बुलेट ट्रेन का बहुत शिद्दत से इसका इंतजार है, क्योंकि यहाँ से 1.5 घंटा कभी कभार रश होती है ना, तो 2 घंटे आपको मरी जाते हुए लग जाते हैं। लेकिन अपना आप गाड़ी पार करेंगे, रावलपिंडी में जो भी स्टेशन होगा वहां से बुलेट ट्रेन में बैठेंगे और जस्ट इमेजिन कि आप 12 बजे बुलेट ट्रेन में बैठेंगे और 2 बजे आप लाहौर होंगे और फैसिलिटीज के साथ। और ये ना हो कि हमारे जो टीम में काम कर रहे हैं, एबीएन में काम कर रहे हैं, वो कहें जी कि नहीं हम सुबह 6 बजे वहां से बैठेंगे, 8 बजे ऑफिस पहुंच जाएंगे और 4 बजे यहाँ से बैठेंगे और 6 बजे लाहौर पहुंच जाएंगे। हाँ एग्जैक्टली ऐसा ही है। लेकिन अभी लाहौर की बात एक और चीज हो सकती है, सॉरी टू कट यू, वो लाहौर में ना फज्जे के पाए और इस तरह की चीजें बड़ी मशहूर हैं। वो खाने के लिए जाएंगे। हाँ ये ना हो कि सुबह 8 बजे इधर से ट्रेनें बुक हो जाएगी, फज्जे के पाए खाने जा रहे हैं और वापस 10 बजे आ जाएंगे। वापस 10 बजे आ जाएंगे जी, ड्यूटी पे भी आना है। लेकिन अभी आपने जैसे लाहौर की बात की ना, लाहौर से ही एक और जबरदस्त खबर है। कभी आपने सुना है कि वैसे तो हम बहुत सुनते हैं कि जी बिजली पैदा कर ली गई पानी से, कूड़े से बिजली पैदा कर ली गई या फिर किसी भी चीज से बिजली। कभी आपने ये सुना है कि बिजली पैदा करने वाली सड़क भी है? चाइना में है, पाकिस्तान में कभी नहीं है, पाकिस्तान में लेकिन मैं आपको अब लाहौर ही लिए चलूंगी क्योंकि आप बुलेट ट्रेन की बात कर रहे थे। मैंने आपको उसमें बिठाया, इमेजिन करें, वहां मैं आपको ले गई। आप तो लाहौर इतना बात कर रही है कि मुझे कहना पड़ेगा लोड है। और बिल्कुल अच्छा जी, मुल्क की पहली बिजली बनाने वाली सड़क रूट जो है वो 47 तैयार कर ली गई है। 4.5 किलोमीटर। हाँ जी, रूट 47 और 4.5 किलोमीटर तवील ये सड़क कलमा चौक समेत कई बड़ी शाहराहों को जोड़ती है। फुटपाथों पर लगे सोलर पैनल्स न सिर्फ साया देंगे बल्कि 1 मेगावाट बिजली भी पैदा करेंगे। CEO CBD इमरान अमीन ने कहा है कि पाकिस्तान की पहली स्मार्ट सड़क है जो तवानाई भी बनाएगी। वाओ, दैट्स वेरी ग्रेट। और हम कोई आगे पीछे की बात नहीं कर रहे, लाहौर वालों की बात करें और लाहौर वालों के लिए एक खुशखबरी है। आप रूट 47 की बात कीजिए तो उसके रास्ते सफर करते हुए आप बिजली भी पैदा करेंगे। जदीद इस सड़क पर साइकिल सवारों और पैदल चलने का भी खास ख्याल रखा गया है। सोलर पैनल से ना सिर्फ
साया मिलेगा बल्कि बिजली बनेगी। हुक्काम का बताना है कि ये सड़क जो बनाई जाएगी ये लाहौर की शान को भी बढ़ाएगी और इस सड़क के बनने के बाद पाकिस्तान में और ऐसी सड़कें बनाई जा सकती हैं जो कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल का जो मंजरनामा है उसको चेंज करेंगे। और पाकिस्तान में बिजली की अक्सर हम कमी देखते हैं, बिजली की कीमत हम ज़्यादा देखते हैं। तो इस तरह के मंसूबे जब गवर्नमेंट की जानिब से आएंगे तो अल्टीमेटली हमारा जो कन्वेंशनल बिजली बनाने का स्टाइल है, जो हम जिसके ऊपर फर्नेस ऑयल खर्च करते हैं, वो ख़त्म होगा और डेफिनेटली कहीं ना कहीं बिजली भी सस्ती होगी। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और अगली स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान के एक ऐसे डॉक्टर हैं जो कि दुनिया 5 बेहतरीन डॉक्टर्स में शामिल हैं। अच्छा। मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तानी डॉक्टर मोहम्मद अजमल खान की, जो दुनिया के 5 बेहतरीन डॉक्टर्स में उनको शामिल कर लिया गया है। और ये एजाज़ डॉक्टर अजमल के लिए, पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही बड़ा एजाज़ है। और उनको जो दिल की बीमारियां हैं उनके इलाज में बेमिसाल महारत और कामयाब जो केसेस हैं उनकी बुनियाद पर ये एजाज़ मिला। और डॉक्टर जमील खान जो एक माहिर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, अपने पेशा वाराना खिदमात के जरिए आलमी सतह पर पाकिस्तानी तिब का नाम रोशन कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब, आपको हमारी तरफ से, ABN न्यूज़ की तरफ से, गज़ल साहिबा की तरफ से, हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। सही जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू डॉक्टर। हम डॉक्टर को कॉन्ग्रेचुलेशंस ही कहेंगे और मज़ीद आपकी तरक्की के लिए दुआ भी करते हैं। लेकिन अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सोशल स्टोरीज हमारी हो गई ख़त्म और अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। आपको पता है कि CCI की कल मीटिंग हुई, उसका एलामिया भी जारी हुआ। नहरों का मामला बहुत शिद्दत इख्तियार कर गया था, एहतजाज जारी था, सड़कें ब्लॉक थी, ट्रांसपोर्टर्स ने भी काफ़ी एहतजाज किया क्योंकि ज़ाहिर है आपको खाना पीना उस तरह से डिलीवर नहीं हो रहा था, खाने पीने की जो अशिया थी। और इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ अभी मौजूद हैं इफ्तिखार शराजी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। शराजी साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि जो नहरों का मामला है, अब हम एज ऑफ नाउ ये समझे कि वो अब ख़त्म हो गया है, मौखिर हो गया है, क्योंकि इलामिया में तो ये कहा गया है कि शायद अब जब तक इत्तेफाक राय पैदा नहीं होगा तब तक कुछ भी बात आगे नहीं बढ़ेगी। गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में लेने के लिए। ऐसा हरगिज़ नहीं है जो इस वक्त इम्प्रेशन मिल रहा है या दिया जा रहा है, बल्कि अगर आप कल की स्टेटमेंट को ज़रा गौर से पढ़े तो उसमें कॉन्सेंसस की बजाय एक अंडरस्टैंडिंग का लफ्ज़ यूज़ किया गया है। तो अब स्टेक होल्डर्स जो है वो यकीनी तौर पे सूबे हैं, वफाक है, तो उनके दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाएगी, कॉन्सेंसस नहीं है। अगरचे CCI का जो फोरम है वो तो इस बात की पाबंदी करता है कि आप इत्तफाक राय से किसी मंसूबे को शुरू करेंगे, लेकिन यहाँ पे लफ्ज़ लिखा गया अंडरस्टैंडिंग का। तो अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा लो वर्ड है और अंडरस्टैंडिंग से मुराद ये है कि आपको समझा दिया जाएगा कि ये जो मंसूबा जिसके ऊपर आपके कंसर्न्स है वो कोई दुरुस्त नहीं है, बल्कि स्टैट्स इसके बरक्स कुछ बता रहे हैं हमें। तो आपको अगर अंडरस्टैंडिंग आ गई है तो हम अब आगे बढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल में ये एक तो बात बड़ी वाज़ेह है कि ये मंसूबा बिल्कुल भी ख़त्म नहीं किया गया। साथ में ये कि अब इरसा की जो मेरी इतलात है बतौर जर्नलिस्ट, और पंजाब से कहा गया कि आप अपने आदाद शुमार के साथ सामने आएँ, और जो सिंध की हुकूमत या वहाँ की कुछ सियासी जमातें ये इम्प्रेशन दे रही हैं कि शायद जब ये नहरें बनेंगी तो इससे सिंध का पानी जो है वो शायद इस्तेमाल होगा। तो इस हवाले से मुतमईन किया जाए सिंध की हुकूमत को, पीपल्स पार्टी को, वहाँ की तरक्की पसंद जमातों को। तो मेरा ख्याल में अब उस पर फोकस होगा। और दूसरी जो एक अहम बात इसमें है, अगरचे जिक्र नहीं किया गया लेकिन अब ये चीज़ें मरहलावार होंगी। बुनियादी तौर पे इस मंसूबे के लिए कोई 4000 क्यूसेक पानी चाहिए था लेकिन अब पहले मरहले में कोई 1000 से 1200 क्यूसेक तक पानी की ज़रूरत के तहत बनाई जाएगी ये नहरें, और मरहलावार इसको फिर आगे जो है इसमें इजाफा किया जाएगा। तो मेरा ख्याल में जो ग्रीन पाकिस्तान के तहत इस मंसूबे का गोया के एक स्टडी बनाई, फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई गई है, वो तो बड़ी वाज़ेह है। और अब ये ज़रूर है कि इस मामले पे थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स हुई है और उसको लेके बिलखुसूस सिंध के अंदर अवामी ज़िंदगी मुतासर हुई। फिर आपको मालूम है कि रास्ते बंद रहे तो इससे ट्रेड भी मुतासर हुई मुल्क के अंदर। तो अब इस मामले पे एक इत्तफाक राय तो नहीं, अंडरस्टैंडिंग डेवलप। लेकिन शराई साहब, मैं इसी पॉइंट की तरफ आ रहा था, सॉरी टू कट यू, कि कम से कम पाकिस्तान में कुछ मसले मसाइल ऐसे हैं, ठीक है गवर्नमेंट की मजबूरी भी है, वो पीपल्स पार्टी को छोड़ नहीं सकती, लेकिन कम से कम एक मसला हमने देखा है कि जिसके ऊपर डायलॉग हो रहा है, जिसके ऊपर हुकूमत बैठ रही है, बात कर रही है, और वो बात करने के बाद उसका रास्ता निकाल रही है। ये खुशाइन बात कम से कम लग रही है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि एक अच्छी बात है, और हमेशा दुनिया भर में यही तरीका अपनाया जाता है कि जब इख्तिलाफ राय हो तो इख्तिलाफ राय को एक तो यकतरफा फैसले के ज़रिए
या ताकत के ज़रिए हल नहीं किया जाता, बल्कि गुफ्तगू के ज़रिए किया जाता है। और ऐसे में कि जब फ़ोरम मौजूद हैं, गोया कि इस मुल्क की पार्लिमान ने फ़ोरम तश्कील दिए हैं, वो CCI का फ़ोरम, वो मुश्तरका मफादात कौंसल हो, या इसी तरह एक्नेक का फ़ोरम है, जहाँ पे कौमी अहमियत के जितने भी बड़े मंसूबे हैं वो तमाम फेडरेशन के यूनिट्स के इत्तेफाक राय से गोया के बनते हैं। तो मेरे ख्याल में इन फोरम्स को पहले ही से इस्तेमाल कर लेना चाहिए था। लेकिन साथ में ये ज़रूर मैं कहूँगा अफसोस के साथ कि क्यों इंतज़ार किया जाता है इस बात का कि लोग सड़कों पे आए, रास्ते बंद करें, मुल्क के अंदर तिजारत, लोगों की आम जिंदगी मुतासर, और उसके बाद फिर हम डायलॉग की तरफ जाते हैं। तो पीपल्स पार्टी या वहाँ की कौम परस्त जमातें तो बड़े दिनों से कह रही थी, तो बेहतर था कि मुजाहरे शुरू होने से पहले इस मामले पर इनिशिएटिव लिया जाता तो ज़्यादा बेहतर मैसेज आता। लेकिन बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, अब जो मुनासिब और मुतल्लिका फोरम है वहाँ पे इसको डिस्कस डिबेट किया जाए और फिर इस पर क्लैरिटी लाई जाए। आवाम की आगाही के लिए भी तमाम जितने भी आदाद शुमार हैं वो मीडिया पे दिए जाएं, ताकि अगर कोई सियासी जमात, इससे पहले हमने देखा कि काला बाग डैम पाकिस्तान के लिए कितना ज़रूरी था, लेकिन बरसा बरस उसके ऊपर सियासत की गई तो हम इतने बड़े आबी ज़ख़ीरे को नहीं बना सके जिससे हम बिजली भी पैदा कर सकते थे, अपनी ज़रूरी ज़रूरियात भी पूरी कर सकते थे। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी मनसूबा हो जिसको सियासी बनाने की कोशिश की जाए तो फिर हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी बनती है कि वो जो दुरुस्त आदाद शुमार है वो लोगों के सामने रखे, ताकि वो लोग के जो इस पर सियासत कर रहे हैं उनको बैकफुट पे डाला जा सके। शराजी साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया और आप इन तमाम तर मामलात पर गहरी नज़र भी रखते हैं, लेकिन हुकूमती ज़राए से ये खबर कंफर्म है कि शायद इस मामले को अब तूल दिया जाएगा। क्या कोई ऐसी भी इत्तलात हैं? नहीं, मैंने कहा है कि अब इसको थोड़ा सा रीडिज़ाइन किया जा रहा है। जो मैंने कुछ उन लोगों से बात की है कि जो एक्चुअली इस मंसूबे को देखते हैं और फिर एग्जीक्यूट करते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं कि जो बात आप कर रही हैं कि इसमें थोड़ा सा वक्त अब लग जाएगा और इसको अब मरहलावार किया जाएगा। जैसे मैंने कहा कि पहले ही पाकिस्तान के अंदर सूबों को उनके जो रिक्वायर्ड पानी उससे कम मिलता है। गोया कि सिंध का ये कहना है कि उसको 40% कम पानी मिलता है, खुद पंजाब को 30% कम पानी मिल रहा है। तो ऐसे में अगर एक नए इलाके को जहाँ पे लाखों एकड़ अराजी को आप सैराब करने जा रहे हैं तो पानी कहाँ से आएगा? बुनियादी सवाल तो दुरुस्त है, लेकिन कहा यह गया है कि ये पानी तो बुनियादी तौर पे सैलाबी पानी है कि जो हमारे मानसून सीजन में आता है हमारे पास, और हमारे पास रिजर्वायर नहीं है और वो सीधा समंदर में चला जाता है। तो बेहतर है कि हम उस पानी को इस्तेमाल करें। और साथ में अब यह है कि मैंने जैसे पहले आपको बताया कि अब इसको मरहलावार किया जाएगा। एक साथ ही 4000 क्यूसेक नहीं, बल्कि पहले मरले में 1200 क्यूसेक से शुरू किया जाएगा और फिर इसको बतदरीज आगे इसमें इजाफा किया जाएगा। तो बिल्कुल इसमें अब है कि इसको रीडिजाइन किया जा रहा है एक तरह से। ठीक। अच्छा शराई साहब, एक पॉइंट और भी है, एमल वली खान को भी आपने सुना होगा, वो कहते हैं कि जिस तरह आप केनाल्स के इशू पे सिंध के साथ बैठे, इसी तरह से आपको केपी के साथ भी बैठना चाहिए, बलोचिस्तान के साथ भी बैठना चाहिए। लगता यह है कि केपी वाले और बलोचिस्तान वाले अपने इशूज पे लावारिस हैं, लेकिन सिंध के साथ तो आप बैठ रहे हैं, दो बड़े सूबे आपस में बैठ भी रहे हैं, वफाक भी उनके साथ बैठ रहे हैं, लेकिन बाकी जो सूबे हैं उनकी महरूमियों को दूर नहीं किया जाता। इस तरह की आवाज़ें अब दूसरे सूबों से आना स्टार्ट हो गई हैं। ये मेरा ख्याल में इसमें कुछ ना कुछ इस आर्गुमेंट में जान है। माजी में भी हमने देखा है कि वफाक में जो हुकूमत होती है जिस जमात की, वो कोशिश करती है कि अगर दूसरे सूबे में किसी और सियासी जमात की हुकूमत है तो वहाँ पे PSDP के तहत जो वफाकी मंसूबे हैं वो शुरू ना किए जाएं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम शुरू करेंगे कराची में, सिंध में, पेशावर में, मर्दान में, तो उसकी बेनिफिशरी दूसरी जमात होगी। तो ये बड़ी अजीब सी सोच है। जब आपने ये तय कर दिया है कि कुछ मंसूबे वफाकी होंगे कि जो सूबों में हैं बट वो वफाक को करने हैं, तो फिर ये नहीं होना चाहिए कि अगर आपकी मुखालिफ सियासी जमात की हुकूमत की सूबे में है तो आप जानबूझ के उन मनसूबों को या तो शुरू ना करें या उसमें ताख़ीर करें। तो ये मुनासिब नहीं है। रह गए बाकी मामले ये कि NFC अवार्ड, तो मैं समझता हूँ कि उस हवाले से भी जो खैबर पख्तूनख्वा है उसके तहफ़्फ़ुज़ात बड़े दुरुस्त हैं कि जब आपने एक फार्मूला तय कर दिया, जब आपने कह दिया कि सूबों को इतने हिस्सा मिलेगा, तो मेरा ख्याल में उसमें ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। बिजली के हवाले से जो उनकी रॉयल्टी है वो उनको आप बर वक्त दें, ताकि सूबों का जो सोर्स ऑफ इनकम है वो डिस्टर्ब होगा तो वहाँ पर उनके तरक्याती मनसूबे, गवर्नेंस उनकी मुतासर होगी। तो मेरा ख्याल है कि बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि अगर आज पंजाब और सिंध बैठे आपस में, तो मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान में भी जो कंसर्न्स हैं गवर्नेंस को लेके, फंड्स की फराहमी के हवाले से, वहाँ वफाकी मनसूबों में ताख़ीर के हवाले से, या फिर खैबर पख्तूनख्वा जिस तरह कह रहा है कि जी उनको जो NFC अवार्ड का हिस्सा है वो बराबर नहीं मिल पा रहा, तो इनको भी सुनना चाहिए
और अगर वफाक ये समझता है कि चीज़ें अकॉर्डिंगली एड्रेस हो रही हैं तो वो भी हमें बताया जाए, और अगर नहीं हो रही तो मेरा ख्याल में एक नीति के साथ गुफ्तगू के जरिए, इससे पहले कि फिर रास्तों बंद हों, लोग सड़कों पर निकले, एहतजाज करें, फिर से एक इंतशार की कैफियत पैदा हो। अच्छा शराजी साहब, मुझे ये बताइएगा कि जो सदर जरदारी के हवाले से बात की जा रही थी और पीपल्स पार्टी ये मुसलसल कह रही थी कि मीटिंग मिनट्स की जो हम बात कर रहे थे, डिस्कशन हो रही थी टॉक शोज में भी कि उस पर सिग्नेचर हैं और वो राजी भी हैं, सब कुछ मामलात जो उनको टारगेट किया जा रहा था बेसिकली, तो क्या फिर हम ये समझें कि ये सिर्फ एक मतलब शुरू से जो कह रहे थे पीपल्स पार्टी वाले वो ठीक ही कह रहे थे, सदर जरदारी का ऐसा कोई भी नहीं था हाथ? नहीं, देखिए मेरा ख्याल में 8 जुलाई 2024 का इजलास, आज भी उसकी स्टेटमेंट हमारे सदर की हमारे सामने पड़ी है। SIFC से वाबस्ता जितने भी फौजी हुकाम थे, वफाकी वज़ीर दाखिला साहब, मोहसिन नकवी साहब, तस्वीर भी पड़ी हैं। वो एक उसमें सदर साहब की अप्रूवल से स्टेटमेंट जारी हुई कि जो बड़े ज़बरदस्त मनसूबे हैं इन पे काम को तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए। लेकिन मेरा ख्याल है हुआ क्या है, हुआ ये है कि सिंध के अंदर, क्योंकि पानी का मसला बड़ा हसास मसला है सिंध के अंदर, तो वहाँ की कांग्रेस जमातों ने इस पानी के कार्ड को बड़ा बेस्ट वे में खेला है वहाँ पे। तो वो लोगों के साथ खड़े हुए हैं, उनको बाहर निकाला है, अवामी एहतजाज की फिजा बनाई है। तो जाहिर सी बात है पीपल्स पार्टी को सिंध में के अंदर उनकी हुकूमत है, उनको लग रहा था वोट बैंक उनके हाथ से छिन रहा है, तो फिर मजबूरन उनको भी उन कौम परस्त जमातों और अवामी एहतजाज के साथ खड़ा होना पड़ा है। और उसके बाद उन्होंने सेकंड थॉट दिया है कि जी हमें इस मंसूबे की मुखालफत करनी चाहिए, वरना इनिशियली जो कहा जा रहा है कि सदर पाकिस्तान ने भी और ख़ुद मुराद अली शाह साहब बतौर चीफ मिनिस्टर और बिलावल भुट्टो जरदारी बिल्कुल ऐसे। इफ्तिखार शराजी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन सुबह की सोच। इफ्तिखार शराजी सीनियर तजिया निगार बैग पार्डन हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पे वक्त वो चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।